और हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, क्योंकि ये ह्यूमन से बनते हैं। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन। तो आप सबने एक्वेरियम देखा होगा। What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक एक्वेरियम को बनाते हैं? The fish would need a free space for swimming, water, oxygen and food. तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस मछली ने उस एटमॉस्फेयर में, उस इन्वायरमेंट में रहना है, उसके लिए तैरने के लिए जगह हो, उसके लिए अंदर पानी हो, हवा हो, ऑक्सीजन हो और खाना हो। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो हम उसमें एक एरेटर यानी ऑक्सीजन पंप लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं। एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और फूड के लिए हम मार्केट से जाके फिश फूड खरीद के ला सकते हैं। इफ़ वी एड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। और अगर हम नीचे कुछ एक्वेटिक पौधे लगा दें तो ये भी एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बन जाएगी। जैसे कि हमारा इकोसिस्टम, जैसे कि हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में होता है कि उसे किसी भी बाहर के फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसी तरीके से इस एक्वेरियम को भी ज़रूरत नहीं होगी। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? वाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन अ वाइल? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर? वाई और वाई नॉट? तो यही एक लिमिटेशन है मैन मेड इकोसिस्टम की कि उसे रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह हैं वह सेल्फ सस्टेनिंग है। अगर हम उनमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें या उन्हें हम प्रदूषित ना करें तो उनको क्लीन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their substance from the environment. तो हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि वह अपने जीवन बिताने के लिए, जीवन गुजारने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उनके बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन है। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organism can make organic compounds like sugar and starch from the inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? तो बेसिकली देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस की ही एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सन की सहायता से कौन से ऐसे जीव होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं शुगर और स्टार्च में, जो अपना खुद से खाना बना सकते हैं। तो हम जानते हैं सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब फोटोसिंथेसाइज करके खुद से खाना बना सकते हैं, तो वो आते हैं प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में। उसी के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गे भी फोटोसिंथेसाइज करके अपना खाना बना सकते हैं, तो वही प्रोड्यूसर्स का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। तो प्रोड्यूसर्स के दो एग्जाम्पल्स हैं, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स either directly or indirectly for their substance. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers. तो जो जीव जंतु अपना खाना खुद से नहीं बना सकते वो या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं या इनडायरेक्टली। कैसे? या तो वो जीव जंतु डायरेक्ट पौधों को खा लेते हैं या फिर वो छोटे जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, और वो छोटे जीव जंतु अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पौधों को खाते हैं। These organisms which consume the food produced either directly from the producers or indirectly by feeding on the consumers are the consumers. तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये कंज्यूमर्स की डेफिनेशन है। वो जीव जंतु जो अपने खाने के लिए या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है थ्रू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो हमें ये पता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे। अगर वो सिर्फ शाकाहारी खाते हैं तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स वो जीव जंतु होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, वो पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और वो जानवरों को भी खा लेते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे के शरीर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं।
तो पैरासाइट्स के हमने एग्जाम्पल्स पहले पढ़ रखे हैं। तो ये हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन लाइस विच इज जू, और जैसे टिक्स, माइट्स, और कई पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमारे गट में होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं, जैसे कि हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म एक्सेट्रा। Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism die? तो अब अगर हम अपना एक्वेरियम क्लीन ना करें तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारी फिशेस और प्लांट्स मर जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे उसके बाद उनके साथ क्या होगा? The microorganism comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of the organisms. हमने पहले भी जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था क्लास 8 में, फ्रेंड्स इन फी वाले चैप्टर में, तभी भी हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसमें बैक्टीरिया और फंजाई मरे हुए जानवर की या मरे हुए पौधे के जो रिमेन्स होते हैं, जो बचा कुचा उनमें होता है, उसे तोड़कर उसे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं सॉइल में। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दी डीकम्पोजर्स, इन्हीं को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये वाली लाइन भी आप अंडरलाइन कर लो। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. These microorganisms are decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants. तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, वो मिट्टी में मिलकर दोबारा से पौधे उन्हें ले लेते हैं. What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? तो अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो जो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स होंगे या जो हमारा कूड़ा कचरा होगा उसका क्या होगा? विल द नेचर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर? तो क्या इनके बिना जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो क्या वापस मिट्टी में जा पाएंगे? तो ऐसा नहीं हो पाएगा. डीकम्पोजर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेन फॉर्म करते हैं हमारे, जिससे न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है. तो इसीलिए डीकम्पोजर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं.